जो कल हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। सो लेट अस कंटिन्यू आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्या, इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन में अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड्स, essential proteins and lipids, and mineral salts, and other chemicals। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, मिनरल साल्ट्स एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स। अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स में बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप्स होते हैं, वन इज डीएनए एंड अनदर वन इज आरएनए। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट प्रोजेनी एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो डीएनए का फंक्शन है, इट ट्रांसफर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट प्रोजेनी एंड सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स। ठीक है ना, प्रोटीन को जो सिंथेसिस करने के लिए इंफॉर्मेशन जाती है वो डीएनए के पास से ही जाती है, यानी कि डीएनए के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे कि सेल की एक्टिविटी कंट्रोल्ड होती है। ओके, आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड ये क्या करता है, इट हेल्प्स डीएनए इन इट्स एक्सप्रेशन। डीएनए की हेल्प करता है इसके एक्सप्रेशन में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, इट मे परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। जो कुछ वायरसेस हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, टीएमवी, उसका फुल नेम है टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या बोलो, कुछ नहीं सर। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं मैं? यस यस सर। हाँ, तो आरएनए वाला वायरस, वो वायरस जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, उसका एग्जांपल है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि मोज़ेक डिजीज कोज करता है टोबैको के अंदर, तंबाकू के प्लांट के अंदर। तो इट इज एन आरएनए वायरस। ठीक है, आगे हम प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन्स और लिपिड्स कौन से होते हैं, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर, तो हम बात करते हैं हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पता है किसी को क्या होता है ये? किसी को पता हो तो बताओ, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। Protein responsible for packaging of DNA. Yes, yes. Histone and non-histone chromosomal proteins are those proteins which plays an important role in packaging of DNA. डीएनए की पैकेजिंग करते हैं और उनको क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज अ पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम क्या है, इट इज ए पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसके अंदर डीएनए को प्रोटीन के अराउंड लपेट लपेट के हमने काफी ज्यादा पैकेज कर लिया। तो वो जो प्रोटीन है जो इसकी पैकेजिंग में, डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है, उसको फाइनली क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करती है, दोज प्रोटीन्स आर हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, कुछ और प्रोटीन्स होते हैं, सम प्रोटीन्स बिहेव्स एज रेगुलेटर्स ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दो टर्म आती हैं जब भी हम जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मैंने ये कहा था कि कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस करना हो या न्यूक्लियस की सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना हो तो वहां पर डीएनए का रोल रहता है। डीएनए कुछ कुछ ऐसा सा होता है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें इस तरह से ये दो स्पाइरल से आपस में लिपटे हुए होते हैं, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसको और अच्छा सा बनाऊं डीएनए को, सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दैट। ऐसे, तो डीएनए कुछ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मिला हुआ नहीं होते हैं एंड्स इसमें, अगर तुम्हें थोड़ा सा ब्लर दिख दे रहा हो, दोज एंड्स आर नॉट डज नॉट मीट ईच अदर बट रन्स पैरेलल। ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं डीएनए में वो पैरेलली ट्रेवल करते हैं। हम यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि डीएनए किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यहां पर एक पार्ट ले लिया हमने डीएनए का जिसको हमने बोला जीन, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। इस डीएनए में से यहां पर एक आरएनए सिंथेसाइज होगा, इस रीजन में से एक आरएनए बनके तैयार होगा जिसको हम बोल लेंगे मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये आरएनए यहां से बनके तैयार हुआ है इसकी कॉपी से। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जब डीएनए से आरएनए बन रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए क्या करेगा, ये राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर होती हैं, या फिर राइबोसोम्स में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सम पार्टिकल्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये डिस्पर्ड फॉर्म में रह सकती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ऐसे ही बिखरी हुई भी रह सकती हैं, जिससे कि साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर लगता है। और अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होंगी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं, ये जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आता है, ऐसे नहीं, मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम के पास आता है तो ये राइबोसोम क्या करता है, इससे प्रोटीन बनाने का काम करता है। वो प्रोसेस हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ही लंबी है, हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते टोटली, लेकिन हम समझ सकते हैं कि टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आया, यहाँ पर कुछ प्रोसेस हुई जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। तो इस इन बिटवीन प्रोसेस को, इस सारे के सारे इन बिटवीन प्रोसेस को, कि आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, राइबोसोम के पास आके प्रोटीन बन रहा है, तो इस सारी की सारी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कोडेड इन मैसेंजर आरएनए। Translation is process of formation of protein from the information coded in messenger RNA. और transcription क्या था, transcription is the formation of messenger RNA from the information coded in gene, ठीक है ना। समझ में आया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, यस ठीक है। यस किसी को सर। ना समझ में आया पूछ सकता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यहां पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे प्रोसेस को, हम सिर्फ नाम को समझ रहे हैं कि नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। हालांकि इन प्रोसेस को अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो एटलीस्ट 2-3 क्लास इन्हीं प्रोसेस में लग जाएंगी, और वो भी मैं एटलीस्ट कह रहा हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बाद में आएगा डिटेल में, आगे जैसे जैसे तुम प्रोसीड करोगे स्टडीज को। हाँ, तो यहां पर मैं बात क्या कर रहा था, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन मैंने बता दिया है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में असेसरी रोल प्ले करते हैं।
यानी कि उन प्रोटीन की एब्सेंस में ट्रांसक्रिप्शन, ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं और ट्रांसलेशन के लिए भी दूसरे तरह के स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिनके बिना ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो सारे प्रोटीन्स भी इनके अंदर प्रोटीन कंपोनेंट के अंदर आएंगे। लिपिड्स भी, लिपिड्स आर जनरली एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो लिपिड जो कंपोनेंट है यहां पर न्यूक्लियस के अंदर, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन, व्हाइल प्रोटीन कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, कंपैरेटिवली लार्जर अमाउंट कह सकते हो। अगर हम आगे बात करें मिनरल साल्ट्स या दूसरे अदर केमिकल्स के बारे में, तो यहां पर ये जो भी मैंने प्रोसेस बताई थी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन प्रोसेसेस के अंदर जनरली एनर्जी लगती है, यानी कि ये प्रोसेसेस बिना एनर्जी के पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो अदर केमिकल्स आएंगे उसमें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और या फिर कहीं कहीं पर जीटीपी भी लगता है, लेकिन ज्यादातर एटीपी ही लगता है, इट्स यूज इज रेयर। और उसके अलावा जो भी कंस्टिट्यूएंट डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए वो सारे मिनरल साल्ट्स के अंदर आएंगे। कंस्टिट्यूएंट्स नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन। एक और प्रोसेस मैंने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो बता दी थी, एक प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या है, इट इज जस्ट डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, or you can say it is the process of making copy of DNA, process of making copy of DNA, that is replication। अब हमें डीएनए की कॉपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जब सेल को डिवाइड होना हो, जब सेल को डिवाइड होना हो तो ऐसी कंडीशन में उसके पास जो डीएनए का अमाउंट होना चाहिए वो एटलीस्ट डबल तो होना चाहिए, ताकि हर एक सेल को इक्वल अमाउंट में डीएनए मिले। तो उसके लिए ये प्रोसेस करवाई जाती है, दैट इज रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वो सारे कंस्टिट्यूएंट चाहिए जिनसे कि डीएनए बनेगा, और उन कंस्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट हैं डीएनए के, जिससे कि डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स कहां पर होंगे, ये अदर केमिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। सर ये जीटीपी क्या है? ये गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अगर हम बात करें ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ए टी सी जी, ये मेजर ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। ये जीटीपी भी कई केस में एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। जिस तरह से हमारा एटीपी एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, तो कुछ केसेस में जीटीपी भी एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। लेकिन ये जो एटीपी है और जीटीपी है, ये दोनों के दोनों डीएनए के कंस्टिट्यूएंट भी हैं, डीएनए के कंस्टिट्यूएंट भी है। डीएनए के अंदर क्या होता है, अगर हम डीएनए की बात करें तो उसके अंदर इस तरह से मैंने स्ट्रैंड्स बनाए थे, इन स्ट्रैंड्स के अंदर ये जो चेन होती है, ये जो चेन बनी हुई है, ये बनी होती है शुगर फॉस्फेट की। यहां पे फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, इस तरह से। ये जो मैंने चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं बार बार डीएनए का ऐसे सा, तो ये जो चेन है ये शुगर फॉस्फेट की बनी हुई होती है, और ये शुगर के साथ यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर बीच में इस तरह से कनेक्टेड होता है ना ये स्ट्रैंड्स इस डीएनए में जनरली। आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब आई? हेलो, यस सर। आ गई? यस सर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि ये जो बैकबोन है, ये वाली, ये जो बैकबोन है ये शुगर फोस्फेट की बनी हुई होती है। यहां पर शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए होते हैं और शुगर के साथ फोस्फेट इस साइड में जुड़ा हुआ है। हर शुगर के ऊपर भी और नीचे भी फोस्फेट है, फिर शुगर फिर फोस्फेट, इस तरह से अल्टरनेटिंग वे में तो ये वाले साइड वाली स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। और जो बीच वाले स्ट्रैंड है, दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। इनको तुम डिटेल में तब स्टडी करोगे मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर, जो तुम्हारा आगे आएगा स्टडीज के दौरान। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इनके टाइप्स हैं ए, टी, सी, जी, एडिनाइन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वेनाइन। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अभी तुम्हारे सिलेबस में ये चीजें नहीं है, तो यहां पर एटीपी में सिंपली क्या है, यहां पे एडिनाइन है और यहां पे ग्वेनाइन है। इन नाइट्रोजनस बेसिस की प्रॉपर्टी लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, ठीक है ना। तो जीटीपी भी बहुत सारी जगह पे एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, लेकिन ये दोनों के दोनों कंस्टिट्यूएंट डीएनए के भी हैं, यानी कि ये डीएनए में भी जुड़ सकते हैं। ये बता रहा हूं मैं, समझ में आई बात? यस सर। हम्म। तो यही था तुम्हारे इसमें केमिकल कंपोजिशन के अंदर। मतलब इसमें लॉजिकली सोचना है कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सारे के सारे इसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन्स जो है जनरली रेगुलेटर का काम करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए एज अ सिग्नल का काम करते हैं। ठीक है, कहीं पर जीन्स की, मान लो कि कोई डीएनए का पार्ट है जीन, उसको किसी पार्टिकुलर टाइम पे एक्सप्रेस करना है और अभी एक्सप्रेस नहीं करना है, मतलब अभी उसकी जरूरत नहीं है उस जीन के प्रोडक्ट की, लेकिन बाद में सेल को जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन वहां पर जाकर के अटैच हो जाते हैं और उस जीन की एक्टिविटी को वहीं पर रोक देते हैं, उसकी फंक्शनिंग को रोक देते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो रेगुलेटर का काम करते हैं डीएनए की एक्टिविटी को। यानी कि अगर प्रोटीन यहां पर आके अटैच हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन अगर यहां पर आकर अटैच हो गया, स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन यहां पे आके अटैच हो गया, तो वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। अगर आरएनए नहीं बनेगा डीएनए से, तो बाद में प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज होगा, तो सेल की एनर्जी बच जाएगी। मतलब सेल बेवजह ही फालतू का प्रोटीन नहीं बनाएगी, जब जरूरत होगा तब वो प्रोटीन बनाएगी। तो अल्टीमेटली प्रोटीन ही प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो रेगुलेटर प्रोटीन है वो अलग तरह का प्रोटीन है, जो बनना है वो अलग तरह का प्रोटीन है। ये बात है, समझ में आया प्रोटीन्स का रोल्स? हेलो, क्या? समझ में आ रहा है ना बात, क्या कर रहा हूं मैं? आगे प्रोसीड करें, मिटाओ दो इसको। यस सर। यस सर। कोई नो कह रहा है क्या? चले आगे? यस सर। यस सर। ओके, चलो। आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम कहीं पर टर्म यूज करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, पता है किसी को? अल्ट्रा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है? एंड लास्ट स्ट्रक्चर। हाँ, एनलार्ज तो है ही वो, more magnified. लेकिन
अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम तब टर्म यूज करते हैं अगर हम डिफरेंशिएट करने पे आए, तो इट इज द इमेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इमेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीजें दिखाई दी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। बेसिकली हम न्यूक्लियस की एनाटॉमी देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है। एक तो होता है न्यूक्लियर एनवलप, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर लेमा भी बोल देते हैं, क्योंकि लेमा जो टर्म है, लेमा, वो मेम्ब्रेन के रिप्लेसमेंट में यूज होती है। लेमा मींस मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हमने टर्म यूज की थी प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसी तरह से न्यूक्लियर एनवलप को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या न्यूक्लियर लेमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप के अलावा न्यूक्लियस के पास क्या होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई देता है, हमें या तो क्रोमेटिन दिखाई देंगे या फिर हमें क्रोमोसोम दिखाई देंगे। ठीक है, और हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस इज द डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन अ न्यूक्लियस। ये सेल थी बाहर वाली, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है जो कि क्लियरली दिखाई देती है बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी, मतलब नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड हाईली मैग्नीफाइड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी क्लियरली दिखाई देता है। तो दैट इज न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है वो हम डिटेल में आगे प्रोसीड करेंगे, एक एक के बारे में चल के। पहले न्यूक्लियर एनवलप को देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्रोमेटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है, एंड देन न्यूक्लियोलस। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड टू द न्यूक्लियर एनवलप। टाइम कितना रह रहा है तुम्हारा, 12:30 तक होता है आई थिंक, है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो वाइंड अप करना पड़ेगा आई थिंक। कल प्रोसीड करेंगे हम आगे से अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। पहले थोड़ा सा बता देता हूं मैं इंट्रो टाइप। जो न्यूक्लियर एनवलप है इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले मैंने ऐसा राउंडेड सा स्ट्रक्चर बना लिया, इस राउंडेड से स्ट्रक्चर के अंदर मैं डबल मेम्ब्रेन बना रहा हूं, बीच में मैं पोर दिखा रहा हूं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, इसके बीच में पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। सिंपल, न्यूक्लियस के नाम पे न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस के अंदर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर होने का सिग्निफिकेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियस लार्जली कंटेन्स द डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर ज्यादातर क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन इसके अंदर जो डीएनए है, इस तरह से जब हम इंटरफेस न्यूक्लियस यानी कि नॉर्मल सेल जब डिवाइड नहीं कर रही है, तो जब उसका जेनेटिक मटेरियल इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर इस स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल में मेनली डीएनए है ना, और आरएनए क्या है, ज्यादातर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में है। यहां पर एक डार्कली स्टेन्ड सी बॉडी है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस,
और इसी क्रोमेटिन मटेरियल में से कुछ एक तो ऐसा डार्क सा दिखाई देता है, बहुत मोटा मोटा, उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और कुछ थिन थ्रेड्स की फॉर्म में दिखाई देता है, जो बिल्कुल थिन माइन्यूट से थ्रेड्स की फॉर्म में ऐसे दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। अगर हम क्रोमेटिन मटेरियल के दो टाइप बताएं तो वन टाइप इज हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन आगे लगा लेना, एंड अनदर टाइप इज यूक्रोमेटिन। ठीक है, जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो ज्यादा डार्कली स्टेन्ड सा रीजन होता है, वो हेटेरोक्रोमेटिन होता है। जो यूक्रोमेटिन होता है दैट इज इजीली एक्सप्रेसिबल फॉर्म ऑफ डीएनए, जो थिन थ्रेड्स की फॉर्म में दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ये सिंपल सा डायग्राम है न्यूक्लियस का। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा था कि न्यूक्लियर पोर का सिग्निफिकेंस क्या है। न्यूक्लियर पोर का सिग्निफिकेंस ये है कि डीएनए को अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए, डीएनए को एक्सप्रेशन क्या करना है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, यही एक्सप्रेशन शो करना है। तो डीएनए को अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए आरएनए की जरूरत पड़ती है, और वो आरएनए ज्यादातर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर है। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आरएनए के आने और जाने के लिए ये रास्ते बनाए हुए हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। मेनली तो आरएनए का ही ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं, जो डीएनए को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट हैं, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, वो नाइट्रोजनस बेसिस फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर वगैरह, है ना, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस, वो सारे के सारे वो भी साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होते हैं। आरएनए भी साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है। तो साइटोप्लाज्म से इन मटेरियल का न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर लेमा या न्यूक्लियर एनवलप, ये वाला आउटर बाउंड्री। ठीक, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है बाहर। ये मैंने डबल इसलिए बनाया क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसका अलग नाम है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसका अलग नाम है। अगर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दो टाइप्स बताऊं तो जो आउटर वन है, आउटर वन इज कॉल्ड एक्टोकैरियोथिका। एक्टोकैरियोथिका, while the inner one is called endokaryotheca. ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम है। ये जो आउटर वाली है ये एक्टोकैरियोथिका है, ये जो इनर वाली है ये एंडोकैरियोथिका है। ये जो अंदर मैंने ऐसा सा गुच्छा सा बना दिया, दिस इज अ क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। इंटरफेस वो स्टेज होती है जब सेल डिवाइड ना कर रही हो। तो जब सेल नहीं डिवाइड कर रही होगी तो क्रोमोसोम का जो मटेरियल होगा, जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा, वो बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। मैंने क्या बताया था, क्रोमोसोम क्या है, इट इज पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जब डीएनए बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा। लेकिन जब डीएनए लूज पड़ा होगा, प्रोटीन के साथ पड़ा होगा लूज फॉर्म में, तो वो क्रोमेटिन कहलाएगा। तो ये क्रोमेटिन नॉर्मली इस तरह से होता है, जैसे उलझी हुई ऊन के रखी हो हमने, उलझी हुई ऊन, तो इस तरह से ये दिखाई देता है। यहां पर जो डार्कली स्टेन्ड रीजन है वो हेटेरोक्रोमेटिन कहलाएगा, और जो लाइटली स्टेन्ड रीजन है, जो लाइट सा है, पतला सा है, उसको यूक्रोमेटिन बोल लेंगे। ठीक है, और जो डार्क है हेटेरोक्रोमेटिन, इट इज द टाइप ऑफ क्रोमेटिन विच इज लेट एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना, ये या तो अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा हमेशा ही, या फिर अगर एक्सप्रेस भी होगा तो लेट एक्सप्रेस होगा, और इसका रेप्लिकेशन भी लेट होगा। तो इसके लिए हेटेरोक्रोमेटिन के लिए ये भी लिख सकते हो, इट इज लेट रेप्लिकेटिंग
and near about unexpressed region of DNA और क्रोमोसोम और क्रोमेटिन, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब यहां पर तुम टर्म डीएनए भी यूज कर लोगे तो भी ठीक है, क्रोमेटिन भी यूज कर लोगे तो भी ठीक है, और क्रोमोसोम भी यूज कर लोगे तो भी ठीक है। मेनली क्रोमेटिन यूज करो तो सबसे बेस्ट है क्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन इज द रीजन ऑफ क्रोमेटिन विच इज लेट रेप्लिकेटिंग एंड लेस एक्सप्रेस्ड। ठीक है। यूक्रोमेटिन इज द रीजन ऑफ क्रोमेटिन विच इज लाइटली स्टेन्ड, thin and very well expressed. Lightly stained, thin and very well expressed and early replicating. यूक्रोमेटिन के लिए ही ये टर्म यूज की जाती है कि ये जल्दी रेप्लिकेशन की प्रोसेस के अंदर आ जाता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन रेप्लिकेशन की प्रोसेस में लेट आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास से प्रोसीड करेंगे। आ जाओ मैम, बिल्कुल।